प्रिय विद्यार्थियों, चलिए आज का इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के जो मौका पेपर हुआ था, देखिए ये एक पेपर है आप लोग का ओरिजिनल पेपर 825 BX। तो 825 BX जो पेपर था सन 2022 में हुआ था सामाजिक विज्ञान का, तो उसका हम लोग पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बनी रहेगा डिस्कशन, और सभी अपने जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में मित्र हैं उन सभी लोगों पर इसको शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सामाजिक विज्ञान का होता है, आप लोग देखते हैं पेपर 3 घंटे 15 मिनट का होता है। तो पूर्णांक 70 नंबर का होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल पर आपके मिलता है, या आप लोग का जो एक्टिविटी रहता है स्कूल का उस पर मिलता है। 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट पेपर आप लोग को पढ़ने के लिए मिलता है, तो उसको ध्यान से पढ़ लिया करें प्रिय विद्यार्थियों आप लोग उसको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो इसमें बहुविकल्पी सीरीज दिया गया है, देखिए खंड बहुविकल्पी कैसे लिखना होता है, उत्तर अति लघु कैसे लिखना होता है, ये सब मैंने अच्छे से आप लोग को बता रखा है। आप इसको देख लीजिएगा। और अगर सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि फिलहाल में आप लोग देखिए कि मॉडल पेपर किस तरीके से आपका पूछता है। देखिए खंड का में देखिए पहला आपका पूछा गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में यहाँ पर एक प्रश्न दिया रहता है आप लोग का, उसमें 4 विकल्प दिया रहता है, जो राइट होता है उसका आंसर में टिक मारना होता है, वो अपना विकल्प में लिखना होता है। देखिए पहला हम लोग का डियर प्रश्न क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? विकल्प नंबर अ दिया गया सन 1945 में, ब जो दिया गया 1920 में, स जो दिया गया 1942 में, और द जो दिया गया 1947 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा डियर पहले का अ हो जाएगा ना, 1945 में। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था तो उसी समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कंप्यूटर एग्जामों में भी बहुत बार पूछता है ये, और बहुत ज्यादा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं हम लोग दूसरे पर महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए ये भी बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है। भारत में मताधिकार की आयु क्या है? भारत में मताधिकार की आयु क्या है? विकल्प नंबर अ दिया गया 21 वर्ष, ब जो दिया गया 20 वर्ष, स जो दिया गया 25 वर्ष, और द जो दिया गया 18 वर्ष। तो डिस्कशन देखिए 18 वर्ष अगर कोई व्यक्ति है तो वह क्या करता है, चुनाव में शामिल हो सकता है, और वो चुनाव देने का उसको अधिकार, वोटिंग करने का अधिकार है, मताधिकार वो कर सकता है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे क्या करूंगा, लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? विकल्प नंबर अ दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, ब जो दिया गया बाल गंगाधर तिलक, स जो दिया गया है स्वराज जवाहरलाल नेहरू, और द जो दिया गया है महात्मा गांधी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये जो कथन है वो बाल गंगाधर तिलक जी का है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो भी प्रश्नों की सीरीज चल रही है आप लोग के लिए, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य प्रश्नों को। चौथा हम लोग का प्रश्न क्या दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। देखिए प्रथम विश्व युद्ध और सेकंड द्वितीय विश्व युद्ध जो है, यहाँ विकल्प नंबर अ जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 1914 में ही प्रथम विश्व युद्ध की प्रारंभ किया गया था। पहला जो प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था कब हुआ था, 1914 में। और ये 1939 जो डेट दिया गया है, ये सेकंड यानी द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था उसका है। तृतीय विश्व युद्ध देखिए अभी माहौल बना था, बिगड़ा था, लेकिन फिलहाल में अभी सुरक्षित चल रहा है सब कुछ। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विकल्प नंबर अ दिया गया वाशिंगटन, ब जो दिया गया जिनेवा, स जो दिया गया न्यूयॉर्क, और द जो दिया गया ऑस्ट्रिया। तो न्यूयॉर्क में देखिए बनाया गया डिस्टेंस, ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है? न्यूयॉर्क में बनाया गया है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग छठवें प्रश्न की ओर। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विकल्प नंबर अ दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, ब जो है बाल गंगाधर तिलक, स जो है सुभाष चंद्र बोस, और द जो दिया गया महात्मा गांधी। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। और इनको अंतिम में सोच लिए सत्य और अहिंसा के पुजारी थे महात्मा गांधी जी, लेकिन इनको भी अंत में कहना पड़ा अंग्रेजों से विवश होके कि अब करो या मरो की बात आ गई है। तो देखिए उनको भी ये बात कहना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन को उन्होंने दिया। क्रिप्स मिशन की जब वापसी हुई थी 1942 वाली घटना एडिशंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए जब बात समाप्त हो जाती है आप लोगों की, तो यहाँ पर आप लोग का जो दूसरा महत्वपूर्ण बात निकल कर आता है वो आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज का। देखिए अति लघु उत्तरों के प्रश्नों की सीरीज में प्रिय विद्यार्थियों आप लोग को क्या पूछता है, अति लघु उत्तर में देखिए कुछ नहीं होता है, आप लोग को 1 से 2 लाइनों में प्रश्न कोई देखिए आप उसी समझ जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे को तैसा, जितनी चीजें आपसे पूछी जाए उतने ही का आप जवाब दीजिए। ठीक है ना। संतुलित उत्तर लिखिए, मन से लिखिए, मनमानी मत लिखिए। आप अपना एग्जाम में बहुत बेस्ट देंगे, और इसके लिए बहुत और कोई विशेष फंडे की जरूरत नहीं है। हाँ थोड़ा सा पैटर्न अगर बेहतर रखते हैं आप तो ये आपके लिए और बेहतर रहेगा। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में सातवां जो हम लोग का है, 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले किन्हीं 2 प्रसिद्ध भारतीयों के नाम लिखिए।
तो प्रिय विद्यार्थी देखिए देखिए 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले कौन विद्यार्थी कौन थे? 2 अक्टूबर को देखिए महात्मा गांधी जी को लोग बड़ी भाव के साथ लोग कहते हैं कि हाँ महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री भी का जन्म भी 2 अक्टूबर को ही हुआ था। दो प्रसिद्ध भारतीय हैं डियोशंस जिनका भी जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। इसमें लाल बहादुर शास्त्री और उसके साथ ही साथ महात्मा गांधी। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस की क्रांति से संबंधित तीन 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डियोशंस, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा लेनिन की बात होती है। लेनिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक थे। तो ऐसे कई दार्शनिक हुए जो कि अपने अपने जगहों पर अपनी कंट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन लोगों ने भूमिका निभाई है। बढ़ते हम लोग 9वें प्रश्न की ओर देखिए। संघीय शासन व्यवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघीय शासन व्यवस्था की 2 प्रमुख विशेषताएं मतलब देखा जाए तो अनेकता में एकता की बात। जैसे हमें लोग क्या कहा जाए कि भारत जो है संघीय प्रदेश है, संघीय देश है, संघीय प्रांत है। तो संघीय प्रांत में क्या जितने भी छोटे छोटे प्रांत है जैसे असम है या अरुणाचल बिहार है, मतलब जितने भी राज्य है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, भोपाल राजधानी होगी मध्य प्रदेश की, जो राजस्थान, जितने भी हम लोग देख रहे हैं, तो कहने का मतलब है सभी लोगों की बोलचाल भाषा विविधता मतलब अनेकता में एकता की बात होती है ना। तो संघीय शासन व्यवस्था की ये सबसे बड़ी व्यवस्था होती है कि अनेकता में एकता देखने को मिलता है और सहयोग सद्भावना ये सभी बातें भी निकल कर बात आती है। तो इस प्रकार से आप अपने हेडिंग को देखकर लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में बढ़ते देखिए। ये 2 नंबर का प्रश्न सम्मुख लिखा हुआ है उसके। अब यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में लोग बात कर रहे हैं आप लोगों से। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो सोल्यूशन है आप लोग का। बहुत ही मैं पूरा ओरिजिनल पेपर आप लोग को दिखा रहा हूँ। 10वें प्रश्न की ओर देखिए हम बढ़ रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले आपके पास 75 नेताओं का आप नाम जान रहे हैं। पॉपुलर लोगों का लिख दीजिए। अरे भगत सिंह आपके हो गए, क्रांतिकारी गरम दल वाले, अगर आपके गरम दलों के नेता से विचारधाराएं मिलती है तो उनका नाम लिखिए। चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, सुखदेव हो गए, राजगुरु हो गए। और उसके अलावा यदि आप सुभाष चंद्र बोस जी हो गए, नरम दल के बारे में अगर बात करना चाहते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को ले सकते हैं, यार आप महात्मा गांधी जी को ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत से हमारे पास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भाग ले बहुत नेता है, 1-2 नेता नहीं है, बहुत ज्यादा उनकी संख्या है। तो आपको उनका नाम लिखना है। 3 नंबर मिल जाएगा, 3 नाम लिखेंगे आपका 3 नंबर मिल जाएगा। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में यदि ये चीजें आप नहीं लिख पाते, देखिए अथवा का बहुत बड़ा चुनाव होता है। प्रश्नों को जब भी पढ़िए तो उसमें अथवा को जरूर देख लिया करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए अथवा का क्या होता है चुनाव, किसमें जब किसमें पहले आप देख लीजिए किसमें आप बढ़िया से हेडिंग बना के लिख सकते हैं, किस पर आपको मटेरियल ज्यादा आ रहा है, आप उन प्रश्नों का चुनाव किया करिए। देखिए 10वें में अथवा में प्रश्न क्या दिया गया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सफलता के लिए उत्तरदायी कोई 3 कारण लिखिए। बहुत से देखिए उत्तरदायी कारण थे। टेक्नोलॉजी का अभाव था, जानते हैं कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग न करना, और उसके बाद समय से पहले क्या हुआ, क्रांति का प्रारंभ हो गया ना, कब डेट घोषित किया गया था, और यहाँ मंगल पांडे जी पहले ही अपने मन का इधर उधर मतलब जो जिस दर था, जितने भी क्रांतिकारी थे देखिए उनमें फिर एकजुटता नहीं हो पाई, अनेकता में एकता मतलब वहां पर देखा जाए तो लोग एक साथ एकजुटता नहीं दिखा पाए ना। और लोगों का अपना अलग अलग था, तात्या टोपे ओपे जी थे, और लोग जो थे नाना साहब थे, वो कोई पेंशन के लिए परेशान था, और किसी का राज्य अपहरण किया गया तो वो अपना राज्य हड़प नीति के लिए परेशान था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की बात किया जाता है, कोई अपने पेंशन के लिए परेशान था, कोई देश के आजादी, मतलब लोगों का उद्देश्य कोई एक नहीं था, ठीक है। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की सफलता की ये महत्वपूर्ण कुछ कारण है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। बढ़ते हम लोग 11वें प्रश्न की ओर। देखिए सोल्यूशन चल रहा है आप लोग का, आप ध्यान से देखिए। और डिविजन ऐसे ही देखिए यूपी बोर्ड का पेपर के बारे में बात करें तो पिछले 5 साल का पेपर आप अगर रिवाइज कर जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बेहतर देने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। ये बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए किन्हीं 3 उपायों का वर्णन कीजिए। सद्भावना की बात हो गई, मानवता की बात हो गई, प्रेम की बात है। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है, सांप्रदायिक देखिए वर्ड बड़ा खतरनाक है ये। दूर करने के लिए किन्हीं सांप्रदायिकता का मतलब एक दूसरे के संप्रदाय के खिलाफ बातें जब होने लगती हैं, विचित्र बोलने लगते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम को बोल रहा है, मुस्लिम हिंदू को बोल रहा है, सिख ईसाई को बोल रहा है, ईसाई सिख को, मतलब और भी जैसे, और जातिवाद हो गया, धर्मवाद हो गया, लिंगवाद हो गया। तो ऐसे तमाम चीजें जो देखने को मिलती हैं वो सांप्रदायिकता के तहत ही होती है। तो उनको दूर करने के लिए उपाय उसी प्रकार से बनाए गए हैं, और उन उपायों का अगर पालन किया जाए तो बहुत बेस्ट तरीके से इन सभी चीजों पर विजय प्राप्त किया सकते हैं एकदम आसानी से, ठीक है। देखिए इस पर आप लिख ले रहे हैं तो अच्छी बात है, या तो अथवा में देखिए इतना जानदार प्रश्न है, एकदम जानदार प्रश्न, महात्मा गांधी जी की बात, महात्मा गांधी जी की बात आया और आप लोग लिखे ना, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ही मजेदार है ये। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम लिखिए। कितना आसान पेपर है आप लोग का। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए किन्हीं 3 आंदोलनों के नाम आप लोग को बताना है। महात्मा गांधी जी को 1-2 आंदोलन चलाए थे,
अरे असहयोग आंदोलन इतना पॉपुलर उनका आंदोलन है, जब आए थे तो खेड़ा सत्याग्रह चलाए थे, नहीं कई तो प्रकार के जब आए तो बहुत तरह की चीजें, चंपारण आंदोलन की बात है कि सत्याग्रह इनकी बातें होती थी, जब तो सत्याग्रह की बात होती थी, सत्य के लिए आग्रह की बात करते थे हमेशा ये। तो देखिए कितना पॉपुलर है ये, और इनका एक दो तो नहीं है, इनका तो कई ठो आंदोलन है। भारत छोड़ो आंदोलन की भी देखिए अंत में बात किए, मतलब किसी को भी आप लिख सकते हैं, बस केवल नाम आप लोग को बताना है, कितना आसान है ये, ठीक है ना। कि तीन उपायों को बताइए, देखिए कि तीन आंदोलनों के नाम लिखना है आप लोग को, थोड़ा थोड़ा आप यदि आंदोलन में लिख देते दो दो लाइन, तो ये आप लोग के ये आपके लिए और भी बेहतर हो जाएगा, एग्जामिनर को और आप अच्छे से प्रभावित करेंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखा जाए, देखिए भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात है देखिए लोकतंत्र की रक्षा करना, और फिर एकजुटता अनेकता में जो एकता की बात है उसको बनाए रखना, मतलब तमाम चीजें हैं, कोई एक दो वजह नहीं है। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष बहुत सी चुनौतियां हैं जो कि उसको और मजबूत करती है कि नहीं हाँ वास्तव में लोकतंत्र को हम लोग को और भी मजबूत करना है। देखिए बाद में किस तरह की जातिगत असमानताएं आज भी व्याप्त है, तो इस सब के बारे में डिस्कस बहुत अच्छे से आप बातें कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जातिगत असमानताएं अभी भी देखने को लोगों को मिलती हैं, ठीक है। पहले जो था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के रूप में थे, लेकिन आज देखिए कितने ज्यादा वर्णों के रूप में बढ़ गए हैं लोग, और कितनी तरह की तमाम बातें होती हैं, ये हैं वो वैसे हैं, ठीक है ना। इस पर भी आप अच्छे से मटेरियल लिख सकते हैं, देखिएगा। अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं आप कमेंट बॉक्स में जाइए उत्तर दीजिए, और डिस्कशन बॉक्स में जाइए, उसमें एक नंबर मिलेगा। मैं बहुत से प्रश्नों की सीरीज को, क्लास 10th के बच्चे हो गए चाहे 12th के हो गए बोर्ड एग्जामिनेशन के, तो मैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के साथ साथ मैं पूरा पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा डिस्कशन। लेकिन उसके लिए आप लोग को एक काम करना होगा, 950 690 285 7 इस नंबर से खुद भी ज्वाइन हुई है और लोगों को भी ज्वाइन करिए, ताकि और भी जो गरीब बच्चे हैं वो भी लाभान्वित हो सके, बस कुछ एमबी खर्चा करके। प्रोड्यूसर इतना काम आप लोग जरूर करिए। इस चैनल की हेल्प ग्रुप में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो इस चैनल का लिंक जो है अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कर दें। बस इतना ही सहयोग आप लोग को इस चैनल का करना है, और उसके अलावा जब आप मैसेज करेंगे तो मैं फ्री में आप लोग को उसमें जोड़ दूंगा, और बहुत कुछ चीजें आप लोग को मिलेंगी, ठीक है। बहुत व्यवस्थाएं आप लोग को मिलेंगी, पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा, इंपॉर्टेंट चीजें मिलेंगी, और मार्गदर्शन मिलता रहेगा रेगुलर आपको यूट्यूब पर जो लेक्चर है वो मिलता रहेगा, और उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिलता है। तो डिस्कशन जरूर इस पर मैसेज करें। 13वां देखिए प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्य क्या थे। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो बनाया गया था तो 1885 में जान ही रहे हैं कि बंबई में बनाया गया था, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका में ए.ओ. ह्यूम की बात होती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी तो इसका उद्देश्य तो देखिए मुख्य रूप से उस समय रखा गया था, देश को आजादी कराने का ही उद्देश्य था। और महात्मा गांधी जी ने अंतिम में ये कहा भी था देश की आजादी की बात की, नहीं अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन आज तक कांग्रेस को हम लोग लेके चल रहे हैं, अभी तक देखिए कांग्रेस पार्टी भी है ना, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस की बात होती है जो। देखिए इसके अथवा प्रश्न देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया एडिशन, देखिए ये राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है। राष्ट्रवाद कितना महत्वपूर्ण वर्ड है ये। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई। देखिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना, अपने देश के विकास के बारे में सोचना, अपने देश के हित के बारे में सोचना, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है, ठीक है ना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, अति लघु में लघु उत्तरी में नियमित तौर पर पूछा गया है ये, और यहाँ देखिए दीर्घ उत्तरी में, और यहाँ पर प्रश्न ये इतना आपका बढ़ा करके दिया गया है, तो इसको भी आप अच्छे से लिख जाएंगे, ये कोई कड़ी चीजें नहीं है, इसको भी आप अच्छे से कर जाएंगे। मानचित्र कार्य हम लोग का स्टोरी देखिए, मेरे मोबाइल का भी फूल हो रहा है। मानचित्र कार्य में देखिए वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कितना आसान है ना, अमृतसर सीधा सीधा है, पंजाब में ही वो जगह है ना। दूसरा क्या है, वह स्थान जहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी स्थित है, लखनऊ है। तीसरा देखिए प्रश्न क्या है, हम लोग वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, लखनऊ। जहाँ जहाँ पर होता है अधिवेशन देखिए हर प्रतिवर्ष होता था ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा है वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, देखिए इलाहाबाद वाला पॉपुलर, ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट अबाउट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचवा वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह हुआ था, ठीक है ना। जब गांधी जी देखिए आए थे तो कितना सपोर्ट की थे वो। अब केवल ये दृष्टिवादी बच्चों के लिए देखिए एडिशन, ये प्रश्न जलियांवाला बाग हत्याकांड उत्तर प्रदेश की राजधानी 1938 में चंद्रशेखर आजाद, देखिए सूती मिल श्रमिकों का, ये उन बच्चों के लिए भी है, और दोनों में सेम है। अब देखिए खंड क की बात होगी एडिशन, खंड ख की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखिए यहाँ पर मैंने बताया कि देखिए 4 पार्ट होता है आप लोग का, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो यहाँ पर 2 पार्ट तो आपका खत्म हो गया, और दूसरे पार्ट में हम लोग अब आगे जोड़ेंगे खंड ख में। यहाँ पर होगा अर्थशास्त्र और भूगोल के बारे में बात। आज का महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आता तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैंने एक बात जो बताई की इस चैनल के सहयोग के रूप में एक काम जरूर करें, इसे शेयर जरूर करें, ठीक है।
ताकि और भी बच्चे जो है लाभान्वित हो सके। और मैं आप लोगों को खुद ही 5 से 10 सालों का पेपर में सॉल्यूशन भी कराऊंगा रिविजन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज भी मैं देता रहूंगा। यदि छोटे बच्चे हैं तो बड़ों पर शेयर करें इस चैनल का लिंक, 10th में है तो 12th वालों पर, 12th वाले हैं तो 10th वालों पर। और जल्द ही हम लोग यहाँ पर 31 दिसंबर तक हम लोग का टारगेट है डीजे सचलन को पूरा 50,000 फैमिली हम लोग को बनाना है। और बोर्ड एग्जामिनेशन जाते जाते हम लोग इस बार 1 लाख का जो अपना मिशन है उसे कंप्लीट जरूर करेंगे। यदि आप लोग का सपोर्ट मिला तो डिस्टेंस, तो हम लोग 1 लाख नहीं, हम लोग 10 लाख का भी जो रहेगा पड़ा हम लोग के लिए, उसे भी हम लोग एकदम आसानी से प्राप्त कर लेंगे। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत डियर। थोड़ा थोड़ा रिविजन करिए लेकिन रेगुलर अपनी स्टडी को जारी रखिए।